वाइट क्यों लगाए? फिर कैसे आ गया? कर दिया अभी? हो गया। 1611 सवाली का युद्ध। फिर एक युद्ध है प्लासी प्लासी का युद्ध 1757। फिर है बेदरा का युद्ध 1759। फिर है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध से पहले एक युद्ध पढ़ो, ठीक है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, या फिर इसका नाम बोला जाता है एक और वांडीवास का युद्ध। सत्रह सौ साठ, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं भाई, हमने याद रखने अभी तक के बारे में, ठीक है। ये 4-5 युद्ध हैं, ठीक है, याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। बेदरा का युद्ध और ये हम पढ़ चुके हैं, सवाली वाला युद्ध हमने कर लिया थोड़ा। वांडीवास का युद्ध कोई कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है। ये युद्ध वो, इनके बारे में अगर हम बताएं, ठीक है, प्लासी का युद्ध है जब अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर लिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कहां से करा है? डायरेक्ट प्रवेश कर लिया इन्होंने प्लासी के युद्ध से 1757 के बाद से, ठीक है। भारतीय राजा नहीं बने, इन्होंने कंट्रोल नहीं लिया इसके बाद, ठीक है। कंट्रोल कब लिया इन्होंने? बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। राजा कब बने हैं ये? बक्सर के युद्ध के बाद। अभी ये नाम मात्र के रहे हैं, प्लासी का युद्ध जीत लिया, अब ये रह गए एक तरह से किंग मेकर बन गए, एक तरह से कि जिसको मर्जी उसको बंगाल का राजा बनाएंगे, जिसको मर्जी उसको हटाएंगे और सारे के सारे सोर्सेज पर अपना अधिकार रखेंगे, ठीक है। तो यहां से तो शुरुआत इन्होंने ये करी है, ठीक है। बक्सर के युद्ध से इन्होंने सारा कंट्रोल अपने पास ही रख लिया कि भाई हम ही संभालेंगे अब सब कुछ, ठीक है। एक तरह से ये लगा लो कि इसके बाद से चीजें बदलने लगी कि भारतीय राजनीति में अब ये राजा बनकर उभरने लगे हैं बक्सर के युद्ध से 1764 के बाद। वांडीवास का युद्ध है, वांडीवास का युद्ध हमने इसलिए याद करना 1760 वाला, या ये इसको कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी बोला जाता है। इसमें फ्रांसीसी हार गए थे भाई, फ्रांसीसी बाहर हो गए थे भारत से इस युद्ध के बाद। फ्रांसीसियों का इन्होंने पत्ता काट दिया इस युद्ध के बाद, ठीक है। और बेदरा का युद्ध से कौन हारे थे? डच। यहां से डच हरा दिए थे इन्होंने, ठीक है। सवाली के युद्ध में किसका काम करा था? पुर्तगालियों का, ठीक है। यहां पुर्तगाली हरा दिए थे इन्होंने, ठीक है, यहां पुर्तगाली हरा दिए थे। अब रह गए थे कौन? ठीक है, डेनमार्क, ठीक है। वे रह गए थे, वो अपना सामान इनको बेच कर चले गए, वो अपने सारी व्यापारिक कोठियां इनको बेच कर चले गए थे। तो अब कौन बच गया था भारत में? सिर्फ अंग्रेज, ठीक है। अब अंग्रेज रह गए थे और भारतीय राजा रह गए थे, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं का सिस्टम कर दिया खराब, ठीक है। उनको आपस में लड़ाया, कई सारी पॉलिसी बनाई, ठीक है, और भारत को कर लिया धीरे धीरे कंट्रोल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक वो यही पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को किस तरीके से कंट्रोल करा है, ठीक है। भारतीयों को इन्होंने कंट्रोल किस तरीके से करा है, ठीक है भाई। तो अंग्रेजों के बारे में ये 5-7 बातें थी जो हमने करी हैं। और अब लास्ट है हमारे पास फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी। ये फ्रांसीसी जो कंपनी थी ना, इसका नेचर है भाई एक सरकारी कंपनी है। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी, ठीक है। लुई 16वां फ्रांस का राजा है इस टाइम पे, लुई 16वां, ठीक है। और इसका मंत्री है कोलबर्ट। ये मंत्री है इसका, ये राजा है। सुन लो भाई, फ्रांस का राजा है लुई 16,
और इसका मंत्री जो है वो है कोलबर्ट। तो ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी ना, ये इसने स्थापित करी थी, कोलबर्ट ने स्थापित करी थी, पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थी ये कंपनी। इसको सारे के सारे फैसले लेने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, कोई भी फैसला लेने के लिए, ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी भारत में कब आई है, हमें याद कर लिया है, 1600 स्थापित कब हुई है, 1664 में। भारत में कब आए हैं, 1668 में। और भारत में आके पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई है, सूरत में, ठीक है। पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई है, सूरत में, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री लगी है सूरत में, और इनकी दूसरी फैक्ट्री लगी है मछलीपट्टनम में। दूसरी फैक्ट्री है इनकी मछलीपट्टनम में। कलकत्ता में इनका व्यापारिक केंद्र कौन सा था, हमने पढ़ा था, चंद्रनगर, ठीक है। कलकत्ता में इनका व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर, हम पढ़ चुके हैं उसको, चंद्रनगर को। कलकत्ता में इनका व्यापारिक केंद्र है चंद्रनगर, ठीक है। इन्होंने किस में ध्यान दिया, अगर हम कहें तो इन्होंने दिया कर्नाटक पे, ठीक है, या दक्षिण भारत में। इन्होंने सोचा, ये शुरू से ही कंट्रोल करना चाह रहे थे भारत के, इन्होंने शुरू में ही भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर लिया, ठीक है। शुरू से ही इन्होंने सोचा कि हम भारत में अपना राज्य बनाएंगे। शुरुआत में ही अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, इनको देखा देखी अंग्रेज भी घुस गए। इन्होंने सबसे पहले हस्तक्षेप करा कर्नाटक की राजनीति में, ठीक है। कर्नाटक में कुछ उत्तराधिकार का पंगा चल रहा था, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को, ठीक है। उसमें हस्तक्षेप करा तो अंग्रेज भी फिर पीछे नहीं रहे, एक दूसरे के कंपटीटर थे तो अंग्रेज भी शामिल हो गए। इन्होंने फ्रांसीसियों ने कहाँ पे ध्यान दिया, दक्षिण भारत में या कर्नाटक में। अंग्रेजों ने कहाँ पे ध्यान दिया, बंगाल में, ठीक है। बंगाल समर्थ प्रांत है, ठीक है, संसाधन इनको मिलते रहे। अब इनके जीत के क्या कारण थे, अंग्रेज तो जीत गए, ठीक है, और फ्रांसीसी हार गए। इसकी जीत के क्या कारण थे, देखो ये कंपनी है सरकारी, इस पर सरकारी नियंत्रण है, तो सरकारी नियंत्रण है तो संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी भी है, ठीक है। दूसरी चीजें हैं, कर्नाटक दक्षिण भारत में इतना ज्यादा इनको ना तो पैसा मिला और ना वहां से कोई सहायता मिली। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने बंगाल में ध्यान दिया, ठीक है, पैसे भी खूब मिले, ठीक है, और सैन्य सहायता भी काफी मिली। दूसरी तरफ ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये एक निजी कंपनी है, ठीक है, ये अपने फैसले ले लेते थे आराम से, संसाधन इनके पास ठीक ठाक रहे हैं, ठीक है, शुरुआत से संसाधन इनके पास ठीक ठाक रहे हैं, तो ये जीत के इसकी वजह से ये कारण थे। अब अगर देखें, जो हमने इसमें ध्यान रखना ना, जो हमने इसमें मेन चीज याद रखनी है वो ये रखनी है, एक तो फ्रांस और अंग्रेजों का झगड़ा हुआ है, और वो झगड़े तीन है, तीन युद्ध हुए हैं, वे तीन युद्ध याद रखने हैं बस हमने, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, बस तीन युद्ध रखने हैं याद। पहला कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 के बीच में, ये हुआ भाई कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 के बीच में, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसका रीजन है वही कर्नाटक का जो इशू है, कर्नाटक के इशू में इन दोनों ने हस्तक्षेप करा है, वो इशू है। बस इसकी संधि याद रखनी है हमने, फिर आगे कौन सी संधि हुई थी, ए ला सापेल की संधि से। ये संधि हुई है, इस संधि के तहत, ठीक है, ये युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, 46 से लेकर 48 में ये युद्ध चला है। इस युद्ध का अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुए ना, उन युद्धों को जाना जाता है कर्नाटक के युद्धों के नाम से। एक तो ये फैक्ट याद कर लो, क्योंकि कर्नाटक के युद्ध सोच के ये मत सोचना कि भारतीयों का कुछ युद्ध हो रहा है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों को माना जाता है कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाना जाता है उनको। और ये टोटल 3 युद्ध हैं। पहला युद्ध है जो कर्नाटक का पहला युद्ध है 1746 से 48 के बीच में एला सापेल की संधि से खत्म हुआ है। इसमें कौन जीता था, फ्रांसीसी। इसमें कौन जीते हैं, फ्रांसीसी, ठीक है। इसमें फ्रांसीसियों को सफलता मिली थी इस युद्ध में। इन्होंने फिर क्या करा, जब संधि हुई, संधि के तहत इन्होंने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। अंग्रेजों ने एक आध जो प्रदेश इनका जीता था वो दे दिया, फैक्ट्री पर कंट्रोल कर लिया था, फ्रांसीसियों ने भी इनको वापस दे दिए, और वचन दिया भाई आज के बाद हम एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पर ये ज्यादा दिन नहीं चल पाया। दूसरा युद्ध हो गया 1700, कर्नाटक का दूसरा युद्ध है
1749 से 1754 तक, ठीक है। ये दूसरा युद्ध है। ये कौन सी संधि से खत्म हुआ है? पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ है, ठीक है। उस टाइम पांडिचेरी की संधि से खत्म हो गया भाई ये। इस युद्ध में किसी को कोई खास फायदा नहीं हुआ, ठीक है। बस अंग्रेज इसमें थोड़े से फायदे में रहे। अंग्रेजों का थोड़ा पलड़ा थोड़ा सा भारी था, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से फ्रांसीसी जीते या अंग्रेज जीते, बस अंग्रेजों का थोड़ा सा पलड़ा इसमें भारी रहा, अंग्रेजों का इसमें पलड़ा, ठीक है। ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों को कुछ जगह पर इसमें एडवांटेज मिला इस युद्ध में, ठीक है। फिर तीसरा युद्ध है जो इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, या इसको वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं, इसको वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं, या इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी बोला जाता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। ये तीनों नाम इसी के हैं। ये कब हुआ है? 1756 से लेकर 1763 तक, 1756 से लेकर 1763 तक, ये 7 साल तक चला है। भारत में तो इसको जाना जाता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध और वांडीवास का युद्ध, ठीक है। और यूरोप में इसको जाना जाता है 7 वर्षीय युद्ध के नाम से, यूरोप में इसको सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। भारत में क्या कहते हैं? कर्नाटक का तीसरा युद्ध और वांडीवास का युद्ध, ठीक है। यूरोप में क्या कहते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध। क्योंकि होता क्या था, भारत में ही दुश्मन नहीं थे फ्रांसीसी और अंग्रेज, वो यूरोप में भी दुश्मन थे और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी दुश्मन थे ये। जब भी इनका दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध होता था ना, आपस में झगड़ा होता था, उसका असर भारत में भी होता था, ठीक है। यूरोप में इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में। भारत में युद्ध की कोई आशंका नहीं थी, मतलब इनके बीच में भारत में कोई मनमुटाव नहीं था, पर इस वजह से इन्होंने युद्ध कर लिया क्योंकि यूरोप में युद्ध हो रहा है फ्रांस और उनके बीच में, तो यहाँ ये कंपनियां भी लड़ने लगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये 7 साल तक चला था, इस वजह से इसको सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है, ठीक है। और जब भारत में जो युद्ध लड़ा गया ना, जिसको वांडीवास का युद्ध कहते हैं, ठीक है, इन 7 सालों में ऐसा तो है नहीं कि एक बार आमने सामने आ गई सेना, ठीक है, और 7 साल तक लड़ती रही, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। ऐसा है कि इन 7 सालों के टाइम पे अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई है, ठीक है, अलग अलग जगह पर मुठभेड़ होती रही है। तो उनमें से एक मुठभेड़ है इनकी जो वांडीवास नामक जगह पर हुई है 1760 में, वो निर्णायक मुठभेड़ है, इसी वजह से इसका नाम वांडीवास का युद्ध रख दिया है इसका नाम, ठीक है। इस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से हार गए भाई, इस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से हार गए और फ्रांसीसियों ने सरेंडर कर दिया कि ठीक है, अब हम ये पूरा का पूरा साम्राज्य या पूरा का पूरा व्यापार जो है हम अंग्रेजों की देखरेख में करेंगे, ठीक है। संधि कौन सी संधि के तहत खत्म हुआ? ये पेरिस की संधि के तहत खत्म हुआ। पेरिस की संधि हुई है यूरोप में और ये मानी गई है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, मतलब जहां जहां फ्रांसीसियों का और अंग्रेजों का झगड़ा था, ठीक है, वहां वहां ये संधि लागू हुई है, ठीक है। संधि कहां पर हुई है? पेरिस में, ठीक है। क्यों हुई है? क्योंकि 7 साल का युद्ध कहां चला है? वहां पे यूरोप में चला सप्तवर्षीय युद्ध, उनके बीच में डिस्प्यूट था। वो युद्ध कैसे खत्म हुआ? पेरिस की संधि के तहत। इस संधि में ही शर्तें जोड़ी गई थी भारत के बारे में भी। और भारत के बारे में क्या संधि की शर्तें जोड़ी गई हैं? नंबर 1, फ्रांसीसी अब भारत में सेना नहीं रखेंगे, ठीक है, नो सेना और सेना नहीं रखेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये होगी, फ्रांसीसियों ने कह दिया ठीक है भाई नहीं रखेंगे। दूसरी चीज, फ्रांसीसी किसी भी भारतीय राजा के यहाँ पे, ठीक है, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने कह दिया हाँ भाई ठीक है हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, हम किसी भी भारतीय राजा की सहायता नहीं करेंगे, उनको नहीं भड़काएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तीसरी बात, फ्रांसीसी यहाँ पे सिर्फ व्यापार करेंगे, फ्रांसीसी भारत में सिर्फ व्यापार करेंगे और व्यापार भी अंग्रेजों की देखरेख में करेंगे, कि जो उनके जहाज आएंगे उनकी निगरानी और उनकी देखरेख कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे, कभी ये कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने ये भी बात मान ली। बदले में अंग्रेजों ने क्या करा? इनकी जो व्यापारिक कोठियां थी, जो व्यापारिक इनकी फैक्ट्रियां थी, वो इनको वापस लौटा दी, जैसे पांडिचेरी वगैरह की, ठीक है, और दूसरी जो व्यापारिक कोठियां थी वो लौटा दी, और साथ में शर्त ये जोड़ दी थी खाली व्यापार करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब इनकी राजनीति से तो ये दूर हो गए फ्रांसीसी, ठीक है, क्योंकि अब इनको खाली व्यापारी करने की अनुमति थी, सेना रखने की अनुमति नहीं थी, नो सेना रखने की अनुमति नहीं थी। भारतीय राजों की ना तो सहायता ले सकते थे ना उनको सहायता दे सकते थे। ये इस तरह की कुछ इन्होंने शर्तें मान ली, तो ये खत्म हो गए यहाँ से, ठीक है। मतलब इनका भारतीय राजनीति में अब कुछ लेना देना रहा नहीं कोई खास, ठीक है।
ये खाली व्यापारी बनकर रह गया। अब केवल एक ही आदमी बचा है, एक यूरोपीय शक्ति बची है यहाँ पे, वो कौन है? अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके, ठीक है, पूरे भारत को कंट्रोल कर लिया। और मजेदार बात यह है कि अंग्रेज पूरे भारत को कंट्रोल करने लग रहे हैं, अंग्रेजों ने किसी को एहसास भी नहीं होने दिया। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ पुर्तगाली भी हैं, ठीक है, डच भी हैं, ठीक है, वो डेनिश भी थे, और फ्रांस भी है, और भी दूसरे यूरोपीय देख रहे हैं। इनको किसी को भनक भी नहीं लगने दी इन्होंने कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा षड्यंत्र रचा इन्होंने। कैसे? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लगा दी। ठीक है, दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब है, ठीक है, कि इन्होंने क्या करा, बंगाल को जीत लिया, पूरा बंगाल इनके कंट्रोल में हो गया। इन्होंने बंगाल का जो नवाब था ना, उसको दे दिया कि प्रशासन तू संभाल। ठीक है, प्रशासन तू संभाल, और टैक्स कलेक्शन का काम हमारा। ठीक है, मतलब रुपया पैसा हम देखेंगे और प्रशासन तू देख। अब बंगाल के नवाब के पास जिम्मेदारी तो है, ठीक है, पर उसके पास पावर नहीं है। पावर किससे आती है? पैसे से। ठीक है, और पैसा किसके पास है? अंग्रेजों के पास। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वो जिसको चाहते थे नवाब बना लेते थे, जिसको चाहते थे हटा देते थे। मतलब यही करते थे वो। ऐसी उनकी सहायक संधि, ऐसी उनकी वो राज्य हड़प नीति। मतलब इनको ऐसा लगता था कि ये उनके फेवर में ही है। देशी राजाओं को भी ऐसा लगता था कि अंग्रेज जो भी काम कर रहे हैं ना, हमारे फेवर में कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज यूरोपियों को भी लगती थी कि भाई उनके राजा की मदद से कर रहे हैं, उनकी राजा की मदद के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये राजा नहीं है। पर जब ये इनको ये लगा कि भाई अब हम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं कि अब हमें किसी का कोई डर नहीं है, फिर उन्होंने पूरा खुल के मैच खेला फिर यहाँ। ठीक है, फिर इन्होंने किसी का डर नहीं, फिर डायरेक्ट ये कंपनी के नाम से ये अपना युद्ध कर रहे हैं, उन्हीं के नाम से चीज़ों को हरा रहे हैं, उन्हीं के नाम से अपनी शर्तें लागू कर रहे हैं। जिसका मर्जी राज्य खत्म कर दिया, जिसका मर्जी अपने में मिला लिया, सारी चीज़ें अपने हिसाब से करने लगे हैं। और इस तरीके से बंगाल से शुरू करके इन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर कंट्रोल कर लिया। तो वो चीज़ें हमने अब शुरू करनी है कि इन्होंने भारत को कैसे कंट्रोल करा। क्योंकि अब हम एक टॉपिक हमारा कंप्लीट ये होया है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट से फैक्ट हैं, कब आई हैं, कब वे गई हैं, कब उनकी पहली फैक्ट्री कब कब लगी है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होया है। ठीक है, अब से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये शुरू हो रहा है कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता है। ठीक है, अब इसमें जैसे जब हम बंगाल में पढ़ेंगे तो बंगाल में अंग्रेजों ने कौन से युद्ध लड़े हैं? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। जब अंग्रेजों ने मद्रास को जीता है या टीपू सुल्तान को हराया है, ठीक है, मैसूर को जीता है, तो मैसूर के साथ उनके युद्ध हुए हैं। ठीक है, जब अंग्रेजों ने मराठों को जीता है तो उनके साथ उनके युद्ध हुए हैं। जब उन्होंने पंजाब को जीता तो उनके साथ युद्ध हुए हैं। जिसको भी उन्होंने हराया उनके साथ युद्ध हुए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं रही हैं, वे हमने याद रखनी है। ठीक है, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटना है। और इनमें सबसे ज्यादा जो जरूरी बात कहें तो हम ये कहेंगे कि इनके जो युद्ध हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल पंजाब या सिख युद्ध, ठीक है, उनकी कौन सी संधि है, वे चीज़ें हमारी ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, एक आध उनमें से राजा वाजाओं के नाम आ जाएंगे। ठीक है, जब ये पूरे भारत को कंट्रोल कर लेंगे तो कंट्रोल करने के बाद इनका चलेगा सिस्टम यहाँ पे कि अब ये अपने प्रशासन को यहाँ पर किस तरीके से मजबूत करेंगे। ठीक है, फिर ये सिस्टम लेके आएंगे अपना रिवेन्यू सिस्टम। ठीक है, फिर ये अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाएंगे। ठीक है, आर्थिक नीतियाँ मतलब इनको और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, उसके बाद जब ये और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ये क्या करेंगे कि भारत में समाज सुधार काम शुरू करेंगे। ठीक है, समाज सुधार, धर्म सुधार, मतलब ये इसलिए करेंगे समाज सुधार और धर्म सुधार क्योंकि भारतीय का जो ये मानते हैं कि भारतीय ना बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, भारतीय दुनिया की सबसे घटिया कौम है, ये मानते हैं ये। अगर हमने इनका थोड़ा सा आधुनिकरण कर दिया तो उसका फ़ायदा हमें ही होगा। कैसे होगा फ़ायदा? एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें सस्ते कलरक मिल जाएंगे काम करने के लिए, पढ़े लिखे। इंग्लैंड से कलरक लेके आओगे, उसको तनख्वाह ज़्यादा देनी है, और आपका जो गलत काम आप यहाँ पे करें उसका भांडा वहाँ पे इंग्लैंड की संसद में फूट सकता है, डर भी है। और वो यहाँ पे दूसरे भी काम कर सकता है, भाई अपना व्यापार करेगा। तो कई सारी परेशानियाँ, अगर हमें भारत से ही सस्ते मजदूर मिल जाएं तो हमारा आसानी से काम हो जाएगा और हम बिना डर के काम करेंगे। तो सस्ते मजदूर मिल जाएंगे अगर हमने भारतीयों को सुधार लिया तो। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, अगर भारतीयों को पढ़ा लिया, सुधार लिया, इनका सुधार कर दिया, आधुनिकरण कर दिया, तो ये अंग्रेज बन जाएंगे, काले अंग्रेज। ठीक है, मतलब दिखने में तो भारतीय है पर आचार विचार और व्यवहार में हो जाएंगे ये अंग्रेज। तो उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा होगा कि इनका जो कपड़े लगते हैं वो पहनना अंग्रेजों का स्टाइल हो जाएगा। जो अंग्रेज सामान यूज करते हैं वो ये भी करेंगे। जब सामान यूज करेंगे तो ये अंग्रेजों वाला सामान खरीदेंगे भी, तो एक बड़ी मार्केट मिल जाएगी हमें। ठीक है, एक बड़ी मार्केट मिल जाएगी।
और दूसरा फायदा ये होगा, अगर ये अंग्रेजी सीख गए, ठीक है, अंग्रेजी कल्चर सीख गए, तो ये ईसाई धर्म अपना लेंगे, तो यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग हो जाएंगे ज्यादा, और जब ईसाई धर्म के लोग ज्यादा हो जाएंगे तो हमेशा के लिए हम भारत का कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको ये नहीं लगेगा कि अंग्रेज विदेशी हैं, इनको ये लगेगा हम भी ईसाई, अंग्रेज भी ईसाई, ठीक है, तो ईसाइयों का शासन है, तो यहाँ पे शासन हो जाएगा, कंट्रोल पूरा का पूरा हो जाएगा फिक्स यहाँ पे। इस वजह से इन्होंने धर्म सुधार करा, इसी वजह से इन्होंने आर्थिक सुधार करा, इसी वजह से इन्होंने टेलीफोन, तार, रेलवे, वो सारा का सारा, आप ये कह दो अंग्रेजों का जो भी काम था ना यहाँ पे, जो भी काम अंग्रेजों ने करा यहाँ पे, चाहे वो रेलवे लाइन बिछाने का हो, चाहे डाक तार का हो, चाहे धर्म सुधार का हो, चाहे शिक्षा प्रचार का हो, ठीक है, चाहे समाज सुधार का हो, कोई भी काम, सारा का सारा उनका मोटिवेटेड था किसके नाम से? आर्थिक लाभ के नाम से। उनको पैसे से मतलब था, बस उनको पैसे कमाने थे, उनका अल्टीमेट गोल ये होता था पैसे। रेलवे लाइन बिछाने का उनको शौक नहीं था, उन्होंने रेलवे लाइन इसलिए बिछाई कि ताकि भारत के जो अंदरूनी हिस्से है ना, वहां तक कच्चा माल आसानी से बंदरगाह पे ले आए, उसको शिप में लाद के इंग्लैंड में ले जाएं, वहां से तैयार माल करके वापस बंदरगाह पे ले आए, वहां से वो तैयार माल अंदर के भागों में पहुंचा दे और वहां पे बेच दें उस सामान को आराम से। ये इनके उद्देश्य थे। और दूसरा उद्देश्य है कि सेना, जब भी भारत में कहीं विद्रोह होता था तो उनको जल्दी से जल्दी सेना की मूवमेंट करनी होती थी। और जल्दी से जल्दी सेना की मूवमेंट कैसे होगी कि कोई ना कोई तो साधन होना चाहिए, रेल में बैठाया और भेज देते थे वे 18, ठीक है, इसी वजह से भेज देते। तो उनका सारे के सारे काम जो भी अंग्रेजों ने करे हैं वो सारे मोटिवेटेड रहे किससे? पैसे से, ठीक है, आर्थिक लाभ से। तो ये चीजें हैं, हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे कंट्रोल करा है। उसके बाद हम ये पढ़ना है कि इनकी आर्थिक नीतियां क्या रही हैं, फिर इनकी पढ़नी है हमने सामाजिक और धार्मिक नीतियां क्या रही हैं, उसमें हम इनकी एजुकेशन वगैरह पढ़ेंगे, पॉलिसी है, ठीक है, वो चीज़ें आ जाएंगी सारी की सारी। और फिर जब भारत, अंग्रेजों ने जब भारत में ये आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक सुधार कर दिया, जब हम थोड़े से शिक्षित हो गए, जब हमारे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी, हमारे बच्चे भी इंग्लैंड में, यूरोप में जाकर पढ़ने लग गए, ठीक है, तो उन्होंने यूरोप का कल्चर पढ़ा, ठीक है, यूरोप का साहित्य पढ़ा उन्होंने, ठीक है, वहाँ की क्रांतियाँ देखी उन्होंने, देखा कि हम गुलाम हैं। पहले हमें ये पता ही नहीं था कि हम गुलाम हैं, तब उनको पता लगा कि ये विदेशी हम पर रूल कर रहे हैं और हम गुलाम हैं। तब उनके दिमाग में बातें आई कि नहीं भाई, जैसे अधिकार उन लोगों के पास है ना, वैसे अधिकार हमारे पास भी होने चाहिए। तो धीरे धीरे करके फिर यहाँ पर संस्थाएं बनने लगी हैं, संस्थाएं बनी हैं, छोटी छोटी संस्थाएं बनी हैं। और फिर हमारे यहाँ पर नेशनल लेवल की संस्था बनी है जिसको हम कांग्रेस कहते हैं। और वहाँ से हमारा एक तरह से ये लगा लो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए, ठीक है, आंदोलन शुरू हो गए अंग्रेजों के खिलाफ। छोटे छोटे मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, फिर वो बड़ा रूप ले लिया, हमने अंग्रेजों को निकालना है यहाँ से। हम शिक्षित होते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते रहे, और वे आंदोलन करते करते लगातार सारे आंदोलनों के द्वारा 1885 से लेकर 1947 तक हम उसमें सक्सेस हो पाए। तो मतलब बेसिक सा ये पढ़ना हमने बस, ठीक है, क्या चीज़ें अंग्रेजों ने भारत में कंट्रोल कैसे करा, ठीक है, उनकी आर्थिक नीतियाँ क्या रही, उनकी सामाजिक और धार्मिक नीतियाँ क्या थी अंग्रेजों की, और फिर हमारा नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, वो वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, ये चीज़ें पढ़नी है हमने, 4-5 टॉपिक इसमें, और सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनको एक चीज़ से जोड़ कर रखना हमने कि ये देख रहे हैं अपना फ़ायदा, और फ़ायदा किस में? व्यापार में। ये सारे काम व्यापार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है हमने, ठीक है। तो कल से हम ये चीज़ शुरू करेंगे, अब यूरोपीय आ गया, अब हम अंग्रेजों पर फोकस करेंगे भाई, ठीक है, ओके।